द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी C6H12O6 in an aqueous binary solution is 0.1, right? The mass percentage of water in it to the nearest integer. Now देखिए गाइज, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का दिया गया है एक बाइनरी सॉल्यूशन में, एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ जब भी एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन है तो मतलब आपका सोलवेंट हमेशा वाटर होगा, यानी ग्लूकोज को आपने वाटर में ऐड किया होगा, है ना। थोड़ा सा इस तरह से एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको। सो इसमें इसका मोल फ्रैक्शन दे दिया है, लेट जस्ट सपोज ये Xg दे दिया आपका 0.1, ओके। नाउ वाटर का XW मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस Xg, ऑब्वियसली गाइज। नाउ बाइनरी सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें एक सोल्यूट है और एक सोलवेंट है, ओके। सो इधर से ऑटोमेटिकली आपका 1 माइनस 0.1 करके जो मोल फ्रैक्शन है वाटर का या मैं कहूं सॉल्वेंट का, वो आ गया 0.9। अब वाटर का मास परसेंटेज पूछा गया ना, इसमें मास परसेंटेज क्या है। अब देखिए रिलेशन क्या है, इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया था कि इस सॉल्यूशन में ग्लूकोज इतना है और वाटर इतना है मोल, है ना, फ्रैक्शन में। सो अब इन्होंने कहा कि मुझे मोल के फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे मास के फ्रैक्शन में चाहिए। ऑब्वियसली मास फ्रैक्शन भी बोल देते हैं अगर यहाँ पे ये, तो उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो अब एक आइडिया समझे इस पे पूछा क्या गया है। देखिए इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत इजी टू रिमेंबर है। आई होप आपको पता भी होगा कि जब भी आपको मोल फ्रैक्शन या मास फ्रैक्शन का आपका रिलेशन पूछा गया हो, देखिए मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इन्हें बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। सो XaMa, सपोज मास फ्रैक्शन ऑफ ए पूछ रहे हो और आपका बाइनरी सॉल्यूशन है a प्लस बी का, तो XaMa डिवाइडेड बाई XaMa प्लस XbMb हो जाएगा। नाउ x क्या है, ये मोल फ्रैक्शन। अगर मास फ्रैक्शन ए का कह रहे हैं तो ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये मोलिक्यूलर मास है। सिमिलरली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलिक्यूलर मास ऑफ बी, राइट। ये मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट आपका मास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो अगर इसका परसेंटेज पूछा गया है यानी मास परसेंटेज, सिंपल इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, XaMa डिवाइडेड बाई XaMa प्लस XbMb इंटू 100, तो ये आपका हो गया मास परसेंटेज। सिंपल इसमें रख दीजिए आप वैल्यू, ठीक है। अब देखिए XA, लेट जस्ट सपोज XA क्या है, आपको वाटर है ना, लेट जस्ट सपोज A इधर वाटर है और B आपका इधर ग्लूकोज है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले में ऊपर A है इसलिए, जस्ट क्योंकि मुझे वाटर का निकालना था, है ना। तो XA क्या हो गया 0.9 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, इज टू कैलकुलेट है ये तो आपको, है ना। सिमिलरली नीचे 0.9 इंटू 18 प्लस ये क्या हो गया दूसरा वाला कंपोनेंट जिसका नहीं निकालना है, यानी ये ग्लूकोज। सो 0.1, आई होप गाइज आपको ये दिख रही होगी मेरी राइटिंग, इंटू अब देखिए C6H12O6 इसका आपका जो मोलिकुलर मास है वो 180 होता है। आपको कैलकुलेट करना आता होगा आई होप, कि देखिए 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 6 इंटू 16, ये जब कैलकुलेट करोगे तो 180 आ जाएगा आपका। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब आप इसको पूरे कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ गई आपकी लगभग 47.36%। नियरेस्ट इंटीजर का है 0.36 है, लेट जस्ट सपोज रफली ये 47% हो गया वाटर, समझना आपको, ठीक है गाइस। तो ये है, सो ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.023 इंटू 10⁻22 molecules are present in 10 ग्राम of a substance X, ठीक है। The molarity of a solution containing 5 ग्राम of substance X in 2 liter solution is, ठीक है। अब देखिए गाइज, ये इंटू 10⁻³ है, इसकी फॉर्म में आएगा, ये इस तरह लिखा हुआ है। देखिए गाइज, सबसे पहले आपको इस जो ये नंबर है इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। देखिए हालांकि डायरेक्टली नहीं, आपने ये नंबर पढ़ा होगा 6.023 इंटू 10⁻23, 22 नहीं कह रहा हूं 23, राइट। ये क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर, Na लिख देता हूं उसको। नो एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर मतलब ये है कि
1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इतने मोलिक्यूल्स हैं। नाउ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की जब मैं बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि m मास ऑफ ए सब्सटेंस। m क्या है यहां पे? मोलिक्यूलर मास। 1 मोल के सब्सटेंस में अगर मैं जो वेट कैलकुलेट करूं कि 1 मोल का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास, और मोलिक्यूलर मास का मतलब हो गया Na मोलिक्यूल्स। समझ में आपको? सब कुछ रिलेटेड है। तो मोल को 1 मोल का मतलब मोलिक्यूलर मास, कि 1 मोल में मोलिक्यूलर मास जितना ग्राम होता है, वजन होता है। और मोलिक्यूलर मास या मोल में कितना हो गया अगर नंबर देखूं तो एवोगैड्रो नंबर, इतने मोलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, जो भी आप देख रहे हो। तो ये सब रिलेटेड है। समझ में आपको गाइस? सो जब मैं आपको ये बोलता हूं कि 6.023 × 10⁻23 में कितना वजन होगा, राइट, एक्स का, वो क्या हो जाएगा? इसका मोलिक्यूलर मास के इक्वल। ये समझ में आपको गाइस? फिलहाल अब इसको आप पिन रखें। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, मोलैरिटी पूछा है ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेट जस्ट सपोज ये n है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम सॉल्यूशन लेट जस्ट सपोज लीटर में, अगर ml में होता तो यहां मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाता। ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास। सो W यानी वजन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू V, ये लीटर में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब आप देखिए मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, अब मुझे ये देखना है कि क्या क्या है मेरे पास। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, वजन दिया है 5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस X इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये दे दिया है। लेकिन मेरे पास ये मोलिकुलर मास नहीं है सोल्यूट का। ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब ये होगा इस वाले से, जो मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर वाला कंसेप्ट बताया था। समझ में आपको? ये कैसे? देखिए 6.023 × 10⁻22 मोलिक्यूल्स का मतलब है 10 ग्राम, इसके अकॉर्डिंग। यानी अगर मैं 1 मोलिक्यूल की बात करूं, है ना, तो कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻22, ठीक है। और अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की बात करूं, Na, या 6.023 × 10⁻23 की बात करूं, यहां लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻22 मल्टीप्लाई बाई ये नंबर एवोगैड्रो, यानी 6.023 × 10⁻23। कैच समझ में आ गया आपको? क्या है ये? पूरा कैंसिल हो गया इसको, और यहां पे 10 बचा, इक्वल्स टू 100। समझ में? ये आ गया 100 ग्राम। लेकिन 100 ग्राम को मैं क्या कह सकता हूं? ये इतने मोलिक्यूल्स में इतना ग्राम वजन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मोलिक्यूलर मास। समझ में आ गया आपको गाइस? इस नंबर को देखते आपको आंखों में रोशनी आ जानी चाहिए। ठीक है, मोलिक्यूलर मास पता लग गया मुझे 100 ग्राम। आई होप गाइज आपको अब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सिंपल वैल्यूज रखनी है, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2। समझ में आया गाइज आपको? तो इसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? 2.5 इंटू 10⁻⁻2। आंसर मल्टीप्लाई में देना इंटू 10⁻³ के, तो कुछ नहीं, यहाँ पे और कर दो, राइट में ले जाते 25 इंटू 10⁻⁻3। ये हो जाए आपका मोलैरिटी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ गाइज आपको कंसेप्ट? ये देखिए ये वाला जो नंबर है ना, इससे समझ में आ गया। देखिए आपको मोलैरिटी निकालना था तो मैंने इस तरह निकाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए मैं, ठीक है, मास अपॉन मोलिक्यूल मास दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ था। ये कैसे निकालूंगा? ये नंबर से आपको एवोगैड्रो नंबर समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर में वो मोलिक्यूलर मास पता लग जाएगा। बस आ गया था आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ अमोनिया इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.8 kg of dinitrogen quantitatively reacts with 1 किलोग्राम of dihydrogen। बहुत इजी रिएक्शन है।
ओके, सो रिएक्शन क्या होगी, N2 ने H2 के साथ रिएक्शन करी और NH3 बना दी, हेबर प्रोसेस हो गया, सिंपल है, सबको पता होनी चाहिए, राइट गाइस। सो बैलेंस कर दें, N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3 हो जाएगा। बैलेंसिंग नहीं आती गाइस तो बैलेंसिंग पे मैंने एक ट्रिक वीडियो बनाई हुई है, वो देख लीजिएगा आप। ओके, सो इसमें देखिए कहा क्या गया कि आपको मास बताना है अमोनिया का कितना बना जब 2.8 kg डाइनाइट्रोजन था आपके पास और 1 kg आपका ये जो हाइड्रोजन रिएक्ट करा, तो ये कितना बनेगा। देखिए गाइस बहुत इजी है, मैंने मोल कंसेप्ट पे ट्रिक भी बनाई हुई है, उस पर भी थ्रू कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें बहुत इजी हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट वाला भी कंसेप्ट लग जाता है। देखिए जब भी आपको इस तरह केजी में दिया हुआ है और ये रिएक्शन है, आप सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि मोल्स में कन्वर्ट करके एक आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये दिया हुआ है आपको मास। सो ये मास दिया हुआ गाइस केजी में, तो क्योंकि मास अमोनिया का ग्राम से पूछा गया है, मैं स्टार्टिंग में ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, दोनों हो गए। अब क्या करना है, इनको मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब भी आपको मास में दिया हुआ हो और आपको मोल्स में कन्वर्ट करना हो तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड इनके मोलिकुलर मास से कर देते हैं, यानी 2800 डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा मोलिकुलर मास 28, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 है, 2 नाइट्रोजन तो 28 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 मोल्स जो आपके अवेलेबल है 2.8 kg अमोनिया में, सॉरी नाइट्रोजन गैस में। सिमिलरली इसको 1000 को डिवाइड कर देंगे कितना 2 से, समझ में आपको। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ H2 के मोलिकुलर मास से मैंने डिवाइड किया है, यहां पे 3 नहीं यूज किया कुछ भी अभी तक, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 से करूं मैं किससे। सिंपल आपको जो वजन दिया है उसके हाइड्रोजन गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर रहा है, जो कि 2 है, यानी ये 500 आ जाएगा। 3 से क्यों नहीं किया, 3 देखिए ये 3 का मतलब क्या है आपको एक समझ में आएगा कि रिएक्शन जब होती है, अगर 1 मोल मेरा N2 है वो 3 मोल H2 से रिएक्ट करती है, समझ में आपको लैंग्वेज मेरी। लेकिन इधर क्या है कि मैंने प्रोवाइड कर दी, मेरे पास अभी 2800 ग्राम N2 है और 1000 ग्राम H2 है, अभी रिएक्शन नहीं कराई मैंने, समझ में आपको कि डिफरेंस दोनों में। सिमिलरली अभी मेरे पास इनिशियली 100 मोल N2 है, 500 मोल H2 है, रिएक्शन नहीं कराई अभी, तो 3 का भी यूज ही नहीं होता। जब ये 3 तो बाद में आया ना जब रिएक्शन होगी, तो यहां पे ये है। नाउ गाइस ये टोटल अभी इनिशियली रिएक्शन से पहले मेरे 100 हैं और ये 500 है। नाउ अब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा होगा, वो क्यों है। अगर वैसे नॉर्मल प्रोसेस ये आपकी डिवाइड करके देख लो, इक्वल आ रहा है तो बहुत बढ़िया, कोई दोनों ही सेम हो जाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा। नाउ ये इनिशियली मेरे पास इतने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो अब जितने ये इनके कोफिशिएंट्स हैं 1 इसका 3, इससे आप डिवाइड कर दें, इसको इसके कोफिशिएंट से और इसको इसके कोफिशिएंट से, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका 100 और ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 166.67, समझ में आपको। तो इसमें जो लेसर होगा, जो लेसर क्वांटिटी होगी, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी डिवाइड करने के बाद। समझ में आ गाइस आपको लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है। लेट जस्ट सपोज यहां पे ये 100 ही आ जाता है ना, तब दोनों इक्वली हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो अब क्या है, आपकी जो रिएक्शन होगी वो इस N2 के अकॉर्डिंग चलेगी कि जो 100 मोल्स हैं वो 300 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे, और जो बाकी के 200 मोल्स बचे 500 मोल में थे, वे एक तरह से अनरिएक्टेड रह जाएंगे। और गाइस समझ में आपको अब तक। तो इसका मतलब क्या, देखिए 1 मोल N2 प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल NH3, और अगर 100 मोल में रिएक्ट कराऊं N2 तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 100 NH3, यानी 200 मोल NH3। समझ में आपको गाइस, 1 मोल NH3 का वजन कितना है 14 प्लस 3 इंटू 1 यानी 17 के ग्राम, तो 200 मोल NH3 का वजन कितना हो जाएगा 17 इंटू 200 यानी 3400 ग्राम। ये तो गाइस बहुत इजी था, मेन आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया हो जाना चाहिए। समझ में आपको कैसे कि वजन दिया हुआ था इसका 1000, ये इनिशियली था, मैंने कहा कि चलो ठीक है इनके मोल्स में इतने हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगेगा, इनके इन कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है 100 के हिसाब के हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ लूँ कितने मोल इसके बच गए होंगे रिएक्शन में हाइड्रोजन के, सो इसमें कैसे हो जाएगा कि 100 मोल आपके अमोनिया रिएक्ट कर रहा था तो 300 मोल H2 रिएक्ट करता,
300 मोल H2 रिएक्ट करा, यानी 500 हमारे पास अवेलेबल थे, यानी 500 माइनस 300 यानी 200 मोल आपका H2 बच गया होगा रिएक्शन में। समझ में आपको गाइस ये सब कुछ? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 34 ग्राम हो गया। इसमें मत कंफ्यूज होएगा। देखिए ये क्या है, 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बना, तो मेरे पास 100 मोल था N2, तो इसका मतलब 200 मोल अमोनिया बच गया। ये यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करो, 1 मोल का मतलब है मोलिक्यूलर मास। अभी आपको समझाया था मोल मोलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल में कितना अमोनिया वजन होता है आपका 17 ग्राम। तो 200 में कितना हो जाएगा 200 ये। तो ये सब चलते रहना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 ml solution was made by adding 1.43 ग्राम ऑफ Na2CO3.XH2। ठीक है, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.1 N। नॉर्मेलिटी दे दी। द वैल्यू ऑफ X इज, देखिए गाइस सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको नॉर्मेलिटी का बेसिक पता होना चाहिए। Na2CO3.XH2 दे दिया, इसका वजन है पूरा 1.43 ग्राम। ठीक है, अब देखिए गाइस एक बात आपको मैं बता दूं, जब भी कभी, ना कि सिर्फ मोलैरिटी के ये मोल्स कंसेप्ट के क्वेश्चन में या कहीं भी, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे देना कि इस टाइप का कि इसमें एक्स बताओ, और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये इनका वजन जरूर दिया होगा, और जब भी इसका वजन दिया होगा ना टोटल कि कितना आपके पास ग्राम है, आप ये समझ लें कि इसका जो रास्ता है एक्स निकालने का मोलिक्यूलर मास के रास्ते से होता हुआ आएगा। जब आप टोटल का मोलिक्यूलर मास निकाल लोगे, समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मोलिक्यूलर मास प्लस इसका मोलिक्यूलर मास इक्वल्स टू पूरे का मोलिक्यूलर मास, और एक्स पता लग जाएगा। समझ में आपको गाइस? तो हमेशा चाहे क्वेश्चन ये वाला कैसे भी हो, लेकिन आपको एक आइडिया दिमाग में हो जाना चाहिए कि जब भी इस टाइप का कंपाउंड दे और एक्स पूछा है, यहाँ ग्राम दिया हुआ है, तो मोलिक्यूलर मास के थ्रू ही रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल हमें इसमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी दी हुई है। ओके, तो नॉर्मेलिटी का मतलब है n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है यहाँ पे लीटर्स में, ml में हो जाएगा, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर कर दे 1000 से, तो वो हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यहीं पे लिख दूं, है ना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये जरूर याद रखिएगा, इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ आयंस में, या क्या हूं तो जो ब्रेक होगा, जैसे ये है, मतलब कुल मिला के कैसे होगा, देखिए तो 2Na प्लस CO3 2 नेगेटिव इसमें ब्रेक हुआ, तो जैसे ये अगर नंबर ऑफ जो टोटल चार्ज है बेसिकली, अगर यहाँ 1 प्लस है तो 2 मिलके 2 पॉजिटिव हो गया, या यहाँ पे देखो तो 2 नेगेटिव हो गया। तो जो ये है, इसको कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा एसिडिटी या बेसिसिटी। तो जो ये चार्ज है टोटल, ये आपका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो इसमें तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो है वैलेंसी फैक्टर, इसमें 2 हो गया, ये तो समझ में आपको 2 है ये तो। अब नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला और क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं ऐसे, मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। तो मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। अब देखिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी ये हो गया 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 100 ml, और मुझे लीटर में करना है, तो लेट जस्ट सपोज 1000 से डिवाइड करके 0.1 लीटर्स हो गया। मुझे बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पता लग जाए, नॉर्मेलिटी ऑलरेडी मुझे दी हुई है 0.1, ठीक है, तो सब कुछ पता लग जाएगा। अब देखिए मास कितना दिया हुआ है 1.43 ग्राम। अब आपको देखिए समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, देखिए अब यहां साफ सा लिख लूं ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। 0.1 डिवाइड इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, मास कितना है 1.43 डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास, लेट जस्ट सपोज ये m है, मल्टीप्लाई बाय 2, और इधर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी 0.1। ठीक है गाइज, इतना समझ में आया आपको अब तक। अब देखिए मोलिक्यूलर मास इसका क्या होगा, वैसे यहां पे लिख दू 1.43 इंटू 2 डिवाइडेड बाई मोलिक्यूलर मास, इसका कितना हो जाएगा Na2CO3 का मोलिक्यूलर मास, ये आप कैलकुलेट करिएगा, टोटल 106 होता है। क्यों, देखिए 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, ये 106 हो जाएगा। प्लस वाटर की कितना होता है 18, तो x है इंटू 18, ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 0.1। समझ में आपको गाइज?
ये इतना आया समझ? तो बस इसको आप रख दो इसमें, कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए ये हो गया 0.01, ये पॉइंट ये इधर ले गया मैं, है ना। तो 0.01 इक्वल्स टू 1.43 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 106 प्लस 18x। ठीक है, यहां से ये पॉइंट कट गया तो ये आ गया 106 प्लस 18x इक्वल्स टू 286। सो 18x आपका हो गया इक्वल 180, या x हो गया आपका 10। समझ में आपको? तो x की वैल्यू होगी आपकी यहाँ 10, और यही आपसे पूछा गया था। समझ में आपको गाइस? तो ये आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास के थ्रू ही निकल गया इसका रास्ता। तो x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, और जो ये आपका करेक्ट आंसर है 10 है ये, है ना। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। देखिए इन क्वेश्चंस को गाइज एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। देखिए इसमें दो तीन चीजें होती है गाइज, और अगर वे आपको यूज करनी आ गई तो कुछ भी नहीं रुकेगा आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 required for complete combustion of 1 mole of propane and 2 moles of butane is। अब देखिए गाइज कुछ नहीं है, सिंपल हमें पता है जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो यहाँ पे CO2 और H2O निकलेगा। तो सपोज जैसे प्रोपेन है आपका C3H8 प्रोपेन हो गया, और ये आपने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो CO2 एंड H2O निकलेगा। उसके बाद आप सिंपल बैलेंस कर दो रिएक्शन को। बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे 5O2 हो जाएगा, यहाँ पे 3CO2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4H2 हो जाएगा। बैलेंसिंग की आप रिएक्शन देख लेना, कोई ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिंपल अगेन ब्यूटेन C4H10 को जब आप बर्न करोगे, कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है, ठीक है, तो CO2 अगेन H2O निकलेगा, प्लस एनर्जी भी निकलती है ऑब्वियसली। एनर्जी का तो अब मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे ना। तो अगेन आप इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ 2 13 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट लिख लिया। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन। ऑब्वियसली यहां तो आसानी से जब बैलेंस करी तो यहाँ 1 मोल ही आ गया, एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, तो यहां ऑब्वियसली बैलेंसिंग में भी 2 मोल ही आ गया। सपोज यहां पे 3 मोल कहते तो मैं क्या करता, 2 से डिवाइड कर देता रिएक्शन को और 3 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, समझ में आपको? तो ये ऑब्वियसली यही आ गया। तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन से बर्न करके आ गया 5O2, और 2 मोल ब्यूटेन करके आ गया 13O2 जो यूज हुई। टोटल हो गया 18 मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायर हुई। टोटल पूछा गया था, और यही आपका करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, एक जनरल फॉर्मूला है या रिएक्शन है इन हाइड्रोकार्बन्स को जब आप बर्न करते हो। ठीक है, ये तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो रिएक्शन क्या है गाइज कि CXHY जब रिएक्शन करते हैं X प्लस वाई बाई 4 O2 के साथ रिप्रोड्यूस होगा X CO2 एंड Y बाई 2 H2O। ठीक है गाइज, ये समझ में? अब अगर आप देखोगे इसमें भी रिएक्शन में, अगर आपने ये याद होनी चाहिए वैसे आपको, तो C3H8 था, है ना। C3H8 X की वैल्यू क्या होगी 3, H की वैल्यू Y की वैल्यू होगी 8, 8 बाई 4 2 यानी 5O2 हो गया यहीं पे डायरेक्ट, ये हो गया। यहां पे भी करोगे तो आपका यहां से भी रिएक्शन आई जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 13 बाई 2 होगा जो कि मल्टीप्लाई करके 13 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको गाइस, ये भी रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको। सो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 18 मोल्स आपका करेक्ट आंसर है। ए सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड N2 मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड। लेट जस्ट सपोज कि आपका 2 कंपोनेंट हैं A एंड B मिला रहे हैं, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है और ये सेकंड कंपोनेंट। ऐसे लिख लेता हूं या ऐसे लिख लेता हूं, चलो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसके N1 मोल्स हैं, इसके N2 मोल्स मिलाए। M1 इसका मोलिकुलर मास है एंड M2 इसका मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर वेट। D इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। D क्या है? डेंसिटी है सॉल्यूशन की इन ग्राम पर ml, ml में है। फिजिकल केमिस्ट्री में गाइस ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, सारा आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। C2 इज द मोलैरिटी ऑफ सेकंड कंपोनेंट और X2 है इसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको C2 पूछ रहा है मोलैरिटी। अब एक बात देखिए गाइस, पहली बात तो डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें ml में दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है ये, तो मास ऑफ सॉल्यूशन
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नाउ C2, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। C2 मोलैरिटी, इसका फॉर्मूला पूछा है। सो मोलैरिटी ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, C2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2, ये N2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में ले लेते हैं क्योंकि डेंसिटी में ml में दिया है ना, इनटू 1000 कर दिया क्योंकि ml में है ना। इतना समझ में आपको गाइस, ठीक है। अब सिंपल आपको यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा N2 इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू डिवाइड बाई डेंसिटी है तो ऊपर आ जाएगा डी, डेंसिटी डी दिया हुआ है डायरेक्ट, है ना। अब गाइस देखिए एक चीज अब मैं बताने वाला हूं आपको, अगर नहीं पता तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर आपको नहीं पता तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ना मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कैसे पता लगेगा, देखिए मास ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स पता है N1 और इसका मोलिकुलर मास पता है M1, तो ये हो गया, एक मोल का मास होता है मोलिकुलर मास, सो N1 मोल का मास कितना हो गया, N1 इंटू M1। सिमिलरली मास ऑफ सेकेंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका इसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू इसका मोलिकुलर मास, और दोनों चीज हमें पता है, ये भी पता है और उसमें भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर तो हो गया N2 1000 इंटू डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा N1 M1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये अगर ये नहीं पता तो आप घूमते रह जाओगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलों में और टाइम वेस्ट होगे बहुत ज्यादा। N2 M2 इतना समझ में आ गया गाइस। अब सिंपल देखिए आपको मोल फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर नीचे N1 प्लस N2 या टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा आपका। तो ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी N1 प्लस N2 से डिवाइड करके क्या आया, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इंटू 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाई N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू M1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू M2, ठीक है। इतना समझ में आपको गाइस। सो सिंपल इसको कैसे लिख सकते हो आप, x2 इंटू 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाई x1 M1 प्लस x2 M2। आंसर देखिए, आंसर में सिर्फ x2 के फॉर्म में है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ x2 ही दिया हुआ था, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन है ना, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 है। तो x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, सिंपल रिप्लेस कर दो, तो x2 इंटू 1000 इंटू डी डिवाइड बाई M1 इंटू 1 माइनस x2 प्लस x2 इंटू M2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x2 1000 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस x2 इंटू M2 माइनस M1। सोल्व करिएगा हो जाएगा। तो जो ये आपका फाइनल आया C2 और जो ऑप्शन नंबर आपका B हुआ, समझा। अब देखिएगा इसमें कुछ नहीं था, इजी वैल्यूज थी, बहुत सॉल्यूशन में आप घूमते रह जाएंगे, बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज पता लग गई ना, ये जो मैंने आपको बताई थी कि जो मोलिकुलर मास का कि N मोल का मास कितना हो जाएगा N1 इंटू मोलिकुलर मास, ये अगर आपको पता है, याद है, यूज करना आता है तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली कंफ्यूजन रहता है, तो आप एक बार दोबारा सोल्व करके जरूर देखिएगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर इस क्वेश्चन में आप ये 1000 ना लिखते, यानी ml और लीटर में अगर आप कंफ्यूज रहते तो आपका ऑप्शन नंबर सी लिखते और करेक्ट पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ये जरूरी है लिखना, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज ये, द रेशियो ऑफ Cl35 एंड Cl37 इन नेचुरल अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। देखिएगा दो आइसोटोप्स दिए हुए हैं, आइसोटोप क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये आइसोटोप्स हैं, ऑब्वियसली नॉन इंटीजर वैल्यू ही आती है ज्यादातर आपके किसी भी जो आपका कंपाउंड है जो नेचुरली अकरिंग होता है उसका नॉन इंटीजर फॉर्म में ही एटम ये मास नंबर होता है। वो इसलिए क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स है, उनका जनरली हम एवरेज ले लेते हैं। समझ आपको, वैसे भी यहाँ एवरेज मोलिकुलर मास दिखा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, अगर नहीं आता आपको तो अब समझ में आ जाएगा। इनका रेशियो पूछा गया है 35 Cl रेशियो
या ये नीचे लिख दूं, आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। 37Cl, इसका रेशियो लेट जस्ट सपोज x/1 है। x/y भी मान सकते थे आप, लेकिन x/1 करके क्या होता है, एक मेरा वेरिएबल रह जाता है और इससे वैल्यू लानी आसान है। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपको x/y मान लो, 2/3 आंसर आ गया। ठीक, लेकिन अगर x/1 मान लोगे तो इससे 2/3/1 आ जाएगा, या कि जो 2/3 ही है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हद तक इजी हो जाती है। तो इस तरह ही माना करें अगर आप अब तक मानते नहीं हो। ठीक है, तो सिंपल इसका क्या है, एवरेज क्या ले, देखिए 35Cl का जो मास है, 35 लिख देता हूं डायरेक्ट, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं ना मास का ही। तो 35 इंटू इसका x कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, प्लस 37 इंटू 1 ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई x+1, ये सिंपल एवरेज है, जो कि इक्वल हो गया आपके 35.5 के। ठीक है, तो ये 35x प्लस 37 इक्वल टू हो गया 35.5x प्लस 35.5, जो कि आपका हो गया 0.5x इक्वल टू 1.5। सो x की वैल्यू हो गई आपकी इसकी 3, x की वैल्यू 3 हो गई अपॉन 1, तो 3:1 आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, ये कंसेप्ट समझ में होगा। एवरेज किस तरह लेना है ये भी जरूर देख ही लीजिएगा। ऐसे नहीं होता कि 35 प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये उस सेंस में होता है जब दोनों इक्वल नंबर रेशियो में प्रेजेंट हो, 1:1 में प्रेजेंट होते, तो सिंपल आप 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2 कर देते, क्योंकि उस केस में x की वैल्यू भी 1 हो जाती, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाता उस सेंस में। लेकिन आपको ये नहीं पता, रेशो ही तो बतानी है आपको। अगर यहाँ पे 1:1 होता, तब यहाँ अगर आप कैलकुलेट करते 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, तब इसमें ये आ जाता। ठीक है, इस समझ में आपको सब कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद NaOH evolves NH3. Liberated NH3 will combine completely with which of the following HCl solution? देखिए गाइस, सबसे पहले तो यूरिया को हीट किया स्ट्रॉन्गली विद NaOH, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है आपकी। यूरिया क्या है, पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यूरिया का। NH2CO NH2 बहुत ही कॉमन कंपाउंड है आपका, जो कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। NH2CO NH2, इसको जनरली आप ऐसे भी लिख लेते हो कि CH4N2O। ठीक है, सो जब इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करते हो, तो मैं आपको एक याद करने का एक तरीका बता दूं इसको। सिंपल, NaOH से कर रहे हैं तो 2 NaOH यूज होते हैं, NaOH, ठीक है, एक यहाँ NaOH स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, NH3 निकलेगा। तो NH2 ये है, तो ये इस तरह इसको NH3 निकाल लो, एक इसका NH3 निकाल लो, तो आप देखोगे कि क्या हो गया, Na2CO3, 3 CO3 है तो Na2CO3 बन जाता है, और प्लस 2 NH3 के मोल्स निकल गए। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। इसको जनरली ऐसे भी लिख लिया जाता है कि CH4N2O को जब 2 NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो आपको मिला Na2CO3 प्लस 2 NH3। लेकिन इस तरह से याद करके काफी आसानी हो जाती है, समझ में आपको गाइस। ठीक है, तो अब क्या है, 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया लिया आपने, ये यूरिया है 0.6 ग्राम, हीट किया NaOH के साथ और NH3 निकला। ठीक है, अब एक बात देखिए, इन्होंने क्या कहा, जितनी ये NH3 निकली उसने कंप्लीटली HCl सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स NH3 के होंगे उतने नंबर ऑफ मोल्स HCl के होने चाहिए। भाई इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आप एक बात देखिए, 1 मोल यूरिया 2 NH3 प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे लिख दूं मैं यूरिया का यहां पे लिख देता हूं, 1 मोल यूरिया ने 2 मोल NH3 प्रोड्यूस करे, तो 0.6 ग्राम मेरे पास है। तो 0.6 को इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दूं, यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है 60, कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसान है। तो ये कितना हो जाएगा 0.01। तो अगर ये 0.01 मोल है यूरिया का, तो कितना बनेगा, 2 इंटू 0.01 NH3 प्रोड्यूस होगी, यानी 0.02 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ये बात समझ में आएगा इस आपको। यानी अब इन सारे सॉल्यूशन में
इन ऑप्शंस में जिसका भी जो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके 0.02 मोल अमोनिया आ गया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहे हैं ना। ठीक, अब ये क्या है, नॉर्मेलिटी दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया था नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी लेट जस्ट सपोज ये V है फिलहाल, इन लीटर से, अभी लीटर मान लो। अच्छा यहाँ सारे ml में है, तो अगर ml में है तो यहाँ इंटू 1000 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, HCl में क्या सबका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1, प्लस एंड नेगेटिव है 1 है, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होगी 1। तो सिंपल मैं 1 इसको हटा ही देता हूँ, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो नॉर्मेलिटी है क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 1000। बस अब इन सबके ऑप्शंस में देख लीजिए जिसका 0.02 आ रहा है। नॉर्मेलिटी क्या है 0.2, पहला ऑप्शन देख रहा हूं मैं A। 0.2 इंटू वॉल्यूम क्या है 100 ml में ही ले रखा है हमने, है ना, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 1000 कितना है 0.02 मोल्स। पहले ही ऑप्शन हो गया करेक्ट। बाकी के ऑप्शन में देखोगे तो जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। ये करेक्ट आंसर है बी, 0.2 इंटू 400 डिवाइड बाई 1000 क्या हो जाएगा 0.08, जो कि गलती है। सिमिलरली इसका भी निकाल के लिए देखिएगा, सबके सब गलत आ जाएंगे। इसका लगभग 0.01 आ जाएगा, इसका 0.04 मोल्स आ जाएंगे, तो इसलिए गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो गया। आई होप गाइज आपको इसमें जो 2-3 चीजें आपको समझ में आई होगी वो आगे होंगे ना। ये तो ऐसे याद कर लीजिए, आपकी जो यूरिया का जो मोलिकुलर मास है वो 60 होता है, डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। ये तो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, वैसे भी कैलकुलेट कर ही सकते हो आप, आसान है, कोई बड़ा नहीं है। आई होप गाइज आपको समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विद आयरन। द अमाउंट इन ग्राम्स of the salt required to achieve 10 parts per million of iron in 100 kg of wheat is। देखिए सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब समझिए तो थोड़ा आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी क्या पूछा गया इसमें। देखिए फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी FeSO4 फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट यानी 7H2O, हेक्सा हेप्टा ऑक्टा है ना 6 7 8 इस अर्थ है। तो ये हो गया आपका ये स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला। नाउ जो फेरस सल्फेट है हेप्टाहाइड्रेट ये बेसिकली कंपाउंड है, सोर्स ऑफ आयरन के लिए यूज होता है। आयरन बेसिकली जो डेफिशिएंसी है, एनीमिया वगैरह जो बीमारियां होती हैं उसमें ये लोगों को दिया जाता है, सोर्स ऑफ आयरन है ये बेसिकली। सो अब क्या है, कभी कभी फोर्टिफाई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टू एनरिच फूड में किसी भी, जैसे इसमें गेहूं दिया हुआ है तो गेहूं में आपके आयरन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इसमें फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट डाल दिया। ये बेसिकली एक ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन करते हुए याद हो जाती है तो हेल्प भी मिलती है। ठीक है, समझ में आपको इतना अब तक। अब इन्होंने क्या किया, फेरस सल्फेट जो एक साल्ट था आपका, ये बेसिकली वीट में ऐड किया। कितने वीट में, 100 kg ऑफ वीट में ऐड किया। अब इन्होंने यू कहा कि मुझे आप ये बता दो मुझे कितना साल्ट रिक्वायर्ड है, कितना साल्ट रिक्वायर्ड है कि मुझे 10 ppm Fe 100 किलोग्राम ऑफ वीट में मुझे मिल जाए। समझ में आपको ये। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए इसको ऐसे समझिए, FeSO4.7H2 ये सोल्ट मानता हूं, जहां भी मैं साल्ट बोलूंगा अब साल्ट का मतलब है ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 1 मोल ऑफ साल्ट का मतलब क्या है कि इसमें 1 मोल आपका आयरन है, Fe 1 है, आयन हो गया कैसे भी मान लो, 1 मोल Fe है। ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर मैं साल्ट का मतलब 1 मोल अगर साल्ट ले रहा हूं मैं तो मेरा 1 मोल आयरन यूज हो रहा होगा। ठीक है, अब मुझे ग्राम बताने साल्ट के, समझ में आ गया। अब यानी 1 मोल साल्ट का मतलब है 1 मोल आयरन। सो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्ट, अगर मैं मोल m ग्राम यानी मोलिकुलर मास जितना साल्ट लूं
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Fe यानी 55.85 ग्राम ऑफ Fe। ये मतलब हो गया उसका मोलिकुलर मास। ना मोलिकुलर मास ऑफ इसका साल्ट का कितना है, अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रफली आ जाएगा 277.85। कैलकुलेट कर सकते हो ना गाइस, ये तो आप Fe भी दिया हुआ है, सल्फर भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन पता ही है आपको 1, तो 277.85 ग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 277.85 ग्राम साल्ट में आपका 55.85 ग्राम आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइज, ये समझ में आ गया। अब मुझे बस ये समझ में आना है कि ठीक है ये तो हो गया, लेकिन अब मुझे इसमें पार्ट्स पर मिलियन में पूछा गया है। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला अगर मुझे से मैं अगर ग्राम कैलकुलेट कर लूं तो ये पता लग जाएगा मुझे, समझ में आपको। अब देखिए ये सेपरेट कर देता हूं अभी इसको थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको दो तीन तरह से समझिएगा। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन क्या है, जिसका आप निकाल रहे हो आयरन का, तो इसका क्या हो जाएगा मास ऑफ Fe किसमें, पार्ट्स पर मिलियन कितने में, 100 kg ऑफ व्हीट में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ व्हीट। ये हो गया मास का रेशियो है, बेसिकली W/W मास परसेंटेज होता है इनटू 10⁶। ये समझ में आपको गाइस। तो ये कितना दिया हुआ है 10, मास ऑफ Fe कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, तभी तो यहां से समझ में आ जाएगा आपको। मास ऑफ Fe कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कितना दिया हुआ है व्हीट का 100 kg, तो 100 इंटू 1000 लिख देता हूं ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो ग्राम में पूछा गया है ना सब कुछ, इंटू 10⁶। तो ये क्या हो गया 10⁵, तो यही हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ आयरन कितना हो गया 1 ग्राम। इतना समझ में आ गया गाइस। आप देखिए बहुत आसान हो गया ना अब आपके लिए क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। और जो ये वाला पहला पार्ट था ना, ये वाला देखिए गाइस, ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन आसान था। ठीक है, नहीं आया तो अब इस दोबारा से समझ लीजिए। एक इसमें Fe एक आयन था, तो इसमें क्या था कि इतने मोल कंपाउंड में 1 मोल ही Fe था। ठीक है, इस तरह से आपको निकल गया है क्वेश्चन। सो 55.85 ग्राम, देखिए ऐसे उल्टा लिख लीजिए, 55.85 ग्राम Fe है 277.85 ग्राम साल्ट में, तो 1 ग्राम Fe में 277.85 डिवाइड बाई 55.85 ग्राम हो गया सॉल्ट, और है ना ये 1 ग्राम ही पूछा गया था, और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4.97 ग्राम ऑफ सॉल्ट। सो 10 पार्ट्स पर मिलियन Fe जो 100 kg का मतलब हो गया था 1 ग्राम, और इसका मतलब हो गया सॉल्ट कितना 4.97 ग्राम ऑफ सॉल्ट। आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4.97 को 100 से कर दो, 497 आपको करेक्ट आंसर हो गया। अब जिस लिए भी इन्होंने पूछा गया था 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ग्राम में पूछा हो तो यहां पे आंसर आ जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट्स में हो गया। पहले पार्ट में आपको ये समझ में आना चाहिए रिलेशन Fe और साल्ट का, और दूसरे पार्ट में आपको Fe और व्हीट का रिलेशन जो कि 10 ppm में दिया हुआ था। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NaClO3 is used even in spacecrafts to produce O2. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liters and 1 atm 300 Kelvin. अब देखिए इन्होंने कहा कि जो सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोरेट वो स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं हम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बेसिकली जो ऑक्सीजन है मिल सके। और कह रहे हैं कि जनरली एक आदमी है ना 492 लीटर ऑक्सीजन यूज करता है इन टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ NaClO3 इन ग्राम्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस O2 फॉर द डेली कंजप्शन ऑफ ए पर्सन एट 1 atm एंड 3 Kelvin। समझना आपको गाइस। अब देखिए अगर क्वेश्चन समझोगे तो सिंपल है। मैंने कहा कि NaClO3 से मुझे O2 मिलता है, O2 में यूज करता हूं 492 लीटर्स डेली, तो मुझे ये समझ आया, तो मुझे ये कितना यूज करना पड़ेगा, ये लीटर में दिया हुआ है, ये ग्राम में पूछा है। सिंपल, हालांकि इसकी ट्रिक वीडियो बनाई हुई है गाइज मैंने, लेकिन इसमें आई थॉट कि आपको एक अच्छे तरीके से समझाना में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। देखिए रिएक्शन दी हुई है, बहुत आसान रिएक्शन है, सिंपल। अब तक हम करते आए थे वही करना है इसमें। क्या 1 मोल NaClO3
प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल O2, 1 मोल NaClO3 प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल O2, लेकिन हम तो मोल की बात कर ही नहीं रहे हैं। समझ में आपको गाइस, हम तो मोल की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो इसका ग्राम पता करना है और ये लीटर में दिया हुआ है। सिंपल। अब क्या करूंगा मैं, एक काम करता हूं, 1 मोल NaClO3 O2 1 मोल ही बोल रहा है। अगर मुझे इसका मोल पता लग जाए, कितने मोल मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता लग जाए इसके NaCl के O3 के मोल, और जिससे मैं इसका मोल पता है तो वेट निकाल सकता हूं। कुल मिला के कैसे, देखिए PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर दिया है 1 ATM इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है 492 लीटर्स, एंड मुझे निकालना है R क्या दिया है 0.082। नाउ ये अगर आपको दी हुई है तो बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, लेकिन नहीं भी दी होती तब भी आपको यूज करना होता, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, ये याद होनी चाहिए। R की वैल्यू है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन, इससे सोल्व करोगे तो N की वैल्यू होगी आपकी 20। मतलब क्या है, 492 लीटर्स का मतलब है बी इन टेम्परेचर और प्रेशर पे 20 मोल ऑक्सीजन। नाउ अगर मैं डेली 492 लीटर्स ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं, या मैं कहूं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 20 मोल ऑक्सीजन मैं यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब 20 मोल्स ही मेरे NaClO3 यूज हो रहा होगा इसको प्रोड्यूस करने में। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब 20 मोल्स पता लग गया, NaCl थ्रू क्या हो गया। अब देखिए सिंपल, 1 मोल का मतलब क्या होता है, मोलिक्यूलर मास। नाउ मोलिक्यूलर मास क्या है आपके NaClO3 का, कैलकुलेट कर सकते हो आप। सिंपल 106.5 में, देखिए मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट, मैं ये सोच रहा हूं कि आपको आइडिया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, Na का क्या है 23 एटॉमिक मास है, Cl का 35.5 है, ऑक्सीजन का 16 है, कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो 106.5 ग्राम 1 मोल में, कितनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी। सो 20 मोल का मतलब क्या होगा, सिंपल 20 इंटू 106.5 ग्राम, और जो कि कैलकुलेट करके आ जाएगा 2130 ग्राम्स। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इजी था गाइज, सिंपल, बस लैंग्वेज टिपिकल बना रखी थी और कुछ नहीं है। राइट गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन हिस्टेमाइन इज। अब देखिए गाइज, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक कंसेप्ट बताता हूँ। हालांकि मैंने अमीनो एसिड के जो स्ट्रक्चर और जो उनके नाम है, इनकी ट्रिक बनाई हुई है, पार्ट 1, पार्ट 2 की अभी बनाई नहीं है, बना दूंगा उसको। लेकिन एक चीज देखिए, हिस्टेमाइन क्या है, अगर इस अमीनो एसिड को, यानी हिस्टेडाइन, हिस्टेडाइन बोल रहा हूं मैं, हिस्टेडाइन से अगर आपको इसका डिकार्बोक्सिलेशन कर दो, यानी CO2 निकाल दो, तो हिस्टेमाइन बन जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं गाइस, ये कंसेप्ट है। हिस्टेमाइन पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, पता नहीं इनका क्या फेवरेट कंपाउंड है ये। हिस्टेडाइन को CO2 निकाल दो तो हिस्टेमाइन बन जाता है। हिस्टेडाइन एक अमीनो एसिड होता है, समझते रहिए, स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। हिस्टेडाइन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह होता है, यहां ये N, ठीक है, ये हो गया, और यहां पे एक और ये सिंपल। अब यहां पे ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, यहां पे एक H हो जाएगा, तो ये जो है कंपाउंड इसका अमीनो एसिड का हो गया हिस्टेडाइन। इसमें जब आप CO2 निकाल देते हो, CO2 यानी ये वाला CO2 निकाल दो, तो सिंपल आपका जो कंपाउंड बनेगा वो हिस्टेमाइन का बनता है। हिस्टेमाइन, देखिए ठीक है, समझ में आया। इस H को आप लिखो ना लिखो बराबर बात है। कुल मिला के मैंने H इसलिए लिख दिया था पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहां सिर्फ H है। तो ये है हिस्टेडाइन, ये है हिस्टेमाइन। अब इस कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन का मास परसेंट बताना है, मास परसेंट। इस पूरे का कंपाउंड स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो C5N3H9 हो गया। 2 H इधर है, 2 H इधर है, 1 H इधर है, 1 H इधर है, तो N कितने हो गए, पहली बात तो 1 2 3, ठीक है, और आपके इधर N हो गया, C कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, 5C हो गए, N3 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 9।
तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें नाइट्रोजन का मास परसेंट क्या है, पूरे का मास क्या है, मोलिकुलर मास निकाल लो आप। 5 × 12 प्लस 3 × 14, सॉरी हाँ 3 × 14 प्लस 9 × 1, इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 111। 3 नाइट्रोजन है तो मास परसेंटेज नाइट्रोजन क्या हो गया 3 × n डिवाइडेड बाई पूरे का मास C5N3H9 का, तो 3 × 9 क्या हो गया 3 × 14 डिवाइड बाई 111, यानी लगभग 37.84%। ये आपका आंसर हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में होगा, इसमें बस यही था। ये चीजें आपको गाइज हिस्टेमाइन तो याद रख लो, बहुत बार पूछते हैं, इससे आपका हिस्टेडाइन भी याद हो गया होगा। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The molarity of HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per ml and mass percentage of 63% is। मोलैरिटी पूछा गया है। सिंपल, आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ डेंसिटी में ग्राम पर ml में दिया है तो मैं अंदाजा मान लूंगा कि ml का ही मतलब है कुछ, तो इंटू 1000 कर दूं, ये फॉर्मूला हो जाएगा लगभग, है ना आपका सिंपल। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, यानी मास अपॉन ऑफ सोल्यूट यानी HNO3 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ही लिख देता हूं यहाँ पे, यानी HNO3 की बात हो रही है, ये क्या है आपका सोल्यूट। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम इन ml, ये आ गया गाइस। अब क्या है, अब देखिए डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है 1.4 ग्राम पर ml में, यानी मास अपॉन मोलिकुलर मास। डेंसिटी गई है HNO3 इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, अब पूरा सॉल्यूशन की दी हुई है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये जो है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा गाइस ये थोड़ा सा बोरिंग क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सुनते रहिएगा ना गाइस। देखिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml क्या हो जाएगा W, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय 1.4। अब इसको मैं इधर रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं ऐसे रख देता हूं W अपॉन सोल्यूट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू ये क्या हो जाएगा W सोल्यूशन डिवाइड बाई 1.4, यानी ऊपर 1.4 आ जाएगा। देख रहे हैं ना आप गाइस, यहाँ इसे दोबारा से मैं साफ से लिख लेता हूं एक बार, यहाँ पे W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 1000 इंटू 1.4 डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूट, यानी HNO3 ये दिया हुआ है 63, ये अलग से हो गया, सेग्रीगेट हो गया। अब देखिए W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन क्या होता है, मास परसेंटेज दिया हुआ है इसका ऑफ HNO3, यानी ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज क्या है W सोल्यूट अपॉन W सोल्यूशन इंटू 100, ये क्या है 63 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 100 यहां आ जाएगा 0.63। सिंपल है ना गाइज, कुछ था नहीं इसमें, बस थोड़ा सा गाइज वैल्यू यूज करना आना चाहिए बस। ये इससे आप स्टार्टिंग से जहां से दिया हुआ है वही कर दो, तो ये क्या हो गया 0.63, तो 0.63 इंटू 1000 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 63, ये आ जाएगा सिंपल। ये हटाए, ये से इससे कैंसिल, ये कैंसिल, और यहां से 10 ये कैंसिल, यानी 14, टोटल 14 हो गया। तो जो आपकी मोलैरिटी हो गई वो कितना होगा टोटल 14 m। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट गाइज, समझ में आया गाइज आपको। सिंपल गाइज वैल्यू रखनी थी और कुछ नहीं था इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10.30 milligram of O2 dissolved in a liter of seawater of density A, the concentration of O2 in parts per million is। अगेन गाइज जैसे पिछला क्वेश्चन था ना ऐसा ही है, पिछले क्वेश्चन में सिंपल मोलैरिटी थी, इस क्वेश्चन में आपका ppm में पूछा है और कुछ नहीं है गाइज, सिंपल। अगेन आपका फिर भी मैं ये बोल देता हूं कि चलो ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ वन कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मैं ये कह देता हूं कि ठीक है चलो, मास ऑफ O2 अपॉन मास ऑफ, यहां पे मैं क्या कह देता हूं सी वाटर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल आपका ppm हो गया।
और आपको ये ppm ही निकालना है। मास ऑफ O2 कितना है 10.30 ग्राम मिलीग्राम, ठीक है, इंटू 10⁻6। मास ऑफ सी वाटर अगर आपको पता लग जाए दैट टू इन मिलीग्राम तो आपको आंसर आ गया। अब क्या है, इसकी डेंसिटी दी हुई है सी वाटर की, सो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है गाइज। अब वॉल्यूम क्या है, लीटर, मास अपॉन लीटर यानी 1000 ml, जो कि डेंसिटी क्या दी हुई है 1.03, ये दी हुई है ग्राम पर ml में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा गाइज, यूनिट जरूर लिखते रहिए साथ में। तो मास क्या हो जाएगा, इन ग्राम में कैलकुलेट हो क्योंकि यहाँ ग्राम में है, 1.03 इंटू 1000, ये पूरा का पूरा ग्राम में हो गया, ठीक है, समझ में आपको गाइज। नाउ आपको ये मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया, मिलीग्राम में हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना गाइज आपको। सो 1.03 इंटू 10⁻6 हो गया मिलीग्राम। सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां रख देता हूं, देखिए 10.30 इंटू 10⁻6 अपॉन 1.03 इंटू 10⁻6, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो गया, सिंपल ये क्या हो गया डिवाइड ये 10, तो 10 पार्ट्स पर मिलियन आपका फाइनल आंसर हो गया। गाइज आई होप आपको समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन से गाइज, मैं कंसेप्ट समझ में आ ही गए होंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा ना इसमें कुछ दिक्कत तो आपको ज्यादा हो रही होगी, राइट। सिंपल आपने क्या किया, पार्ट्स पर मिलियन था ये पता होना चाहिए, O2 और सी वाटर में था 10⁻6, मिलीग्राम में था, आपने 10 पार्ट्स पर मिलियन से आपने ग्राम में आंसर आ गया, डेंसिटी दी हुई थी उसकी, तो डेंसिटी यहाँ ग्राम में आंसर आया, ग्राम को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मिलीग्राम में आंसर आ जाए, और आपने वैल्यू रख दी, ठीक है गाइज, समझ में आपको, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी।